आज इस प्रेस वार्ता में आने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी सेवानिवृत्त हमारे बीच हैं। उनके साथ हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र जार जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष बनियाल जी, पूर्व अध्यक्ष मेहर जी, हमारे राजीव राणा जी, सुखराम भाटिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हमारी जो प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं वो कुछ विषयों को लेकर आपसे रूबरू होंगी और हमारे जिलाध्यक्ष भी आपसे रूबरू होंगे। तो सर्वप्रथम मैं आग्रह करूंगा जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार जी से कि वो आपसे रूबरू हों। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, जिला कांग्रेस कमेटी का जहाँ तक प्रश्न है, प्रेस हमारा पूरा साथ देती रही है, क्योंकि प्रेस को कुछ नज़र आता है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। बाकायदा रैली, धरना, प्रदर्शन सभी चीज़ें आपके सामने हैं और आपको लिखना भी पड़ता है। आप बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से कांग्रेस का, हालांकि लोगों में ये इम्प्रेशन डालते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर हैं पत्रकार, ऐसा इम्प्रेशन डालते हैं। मेरा इम्प्रेशन बिल्कुल आपके लिए ऐसा नहीं है। मेरा पूरा सम्मान है आपके लिए। आप लोगों ने कांग्रेस की भी जो गतिविधियाँ हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से बड़ी कवरेज देकर हमेशा हमने किया है। आज यहाँ पधारी है हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, जो इस वक्त बड़े अहम ओहदे पर है जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है। तो इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी। पहले अलका लंबा जी आई थी, उसके बाद इनको यहाँ पर भेजा गया है और ये जगह जगह जाकर लोगों से भी कोऑर्डिनेशन कर रही है और प्रेस से खास तौर पर इनका कोऑर्डिनेशन हर जगह चला है। इनके कार्यक्रम के मुताबिक कल ये यहाँ पहुँची है। ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी सेवानिवृत्त, और इन्होंने वॉलंटरी ले ली थी रिटायरमेंट कुछ दिन पहले। तो उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, प्रवक्ता बनी है और कल हमीरपुर पधारी थी। कल हमने हमीरपुर में भी प्रेस को एड्रेस किया और इनका जो कार्यक्रम है, इनका कार्यक्रम है कि जितना हमारा संसदीय क्षेत्र है, जिसमें 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में है, इन्होंने प्रेस को एड्रेस करना, कांग्रेस का पक्ष आपके सामने रखना है चुनाव के मद्देनजर। तो हम इनका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रेस का भी स्वागत करते हैं। बाकी ये जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं तो जो यहाँ ज़िला से जुड़े हुए या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आप प्रश्न करेंगे, उससे आपका जवाब दूंगा। तो उसके पहले हमारी जो प्रवक्ता हैं, या आपको इनका ज़्यादा कंसर्न होगा आर्मी से और मिलिट्री से संबंधित विषय को लेकर कि कांग्रेस जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं उनके ऊपर ही किस तरह से एड्रेस हिमाचल के सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं यहाँ की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और अध्यक्ष जी की और मीडिया विभाग की बहुत आभारी हूँ कि आप सबसे बात करने का मौका मिला। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जोहार, सत श्री अकाल, सलाम। यहाँ इस वक्त चुनाव का माहौल है और आपने कांग्रेस की 10 गारंटी, इसके बारे में आपने सुन लिया है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटी की बात की थी, जिसमें हर समाज के हर तबके को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। आपने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम
जिसके बारे में हम, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले 10 दिनों के अंदर ही या पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उसकी घोषणा कर दी जाएगी, जिस तरह से राजस्थान में भी लागू है और छत्तीसगढ़ में भी लागू है। महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार की बात है, उनके लिए स्टार्टअप के लिए फंड्स की बात है, और मोबाइल क्लिनिक की सुविधाओं की बात है। ये प्रदेश जो बागवानों का, सेब के बागानों का शहर प्रदेश है, यहाँ के बागवान ही तय करेंगे कि उनके सेब की क्या कीमत होगी। तो इस तरह की ये सारी बातें आपने सुनी हैं, और इनके ऊपर कांग्रेस को आपको बहुत ज्यादा प्रचार करके बताने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है या नहीं करती है। कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में वो रिश्ता है जैसे माँ और बच्चों के बीच में होता है कि ना तो माँ अपने बच्चे को प्रभावित करने के लिए कुछ करती है, ना बच्चा प्रभावित। हम दुनिया भर को प्रभावित करते हैं, दुनिया भर के सामने अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने ना करते हैं, और ना माँ बच्चा जो है वो अपनी माँ के सामने कोई मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग वो करते हैं जो उस जगह की मौलिकता को, उस जगह के लोक संस्कृति को नहीं समझते हैं। एक बात हमने कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों में देखी है हमेशा, कि कांग्रेस ने हमेशा लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया है। आपका हिमाचलपन, मेरा मध्य प्रदेशपन, जिसका जो जहां का है उसका वहां का पन हमेशा बरकरार रखा है, और उसे ही बढ़ावा देते हुए उन संस्कृतियों को आगे किया है। लेकिन बीजेपी के काल में हम देखते हैं कि संस्कृति को बढ़ावा उस जगह पे दिया जाता है जो वोटर्स नहीं होते हैं, केवल उनको पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म पुरस्कार दे देंगे, जो तबका उनके तरफ नहीं। तो ऐसी राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की है। अब जैसे पर्दा नशी होते हैं, ऐसे मोदी जी के जुमला नशी है। और वो जुमला नशी कौन है? आप सभी जानते हैं उनको। मोदी जी खुद तो एक नहीं है, वो जुमलों से भरमार रखते हैं अपनी। उनके यहाँ अमित शाह जी हैं, जिनको आपने सुना है 2-3 बार, जिसमें वो भरत को कहते हैं कि उसने दशरथ से, श्री राम ने भरत को भेजा था रावण से एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान लेने के लिए। तो उनके जुमले हम सुन चुके हैं। नड्डा जी हैं जो ये जुमले कहकर आते हैं बिहार में और बाकी जगहों पे कि केवल बीजेपी की जो पार्टी बची रहेगी, बाकी सब पार्टियां नेस्तनाबूद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपने सुना है। आपने संबित पात्रा को दसियों बार सुना है, जो अश्लील से अश्लील भाषा बोलते हैं कांग्रेस की अध्यक्षा के लिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए, और कुछ भी बात होती है तो वो कूद पड़ते हैं, लेकिन अपनी भाषा की सारी मर्यादा भूल जाते हैं। और फिर एक है स्मृति ईरानी, जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ दिख रही थी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर पहले झूठ बोला, ये कहा कि विवेकानंद जी को सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी नहीं गए थे, जबकि ये बात सबके सामने थी। पत्रकारों ने उसे उजागर किया, लोगों ने बताया। तो उनको झूठ बोलने का एक चस्का लगा हुआ है। उनके लिए राजनीति भी वही मंच है जहां पर वो अभिनय करती आई है, और उनके अंदर एक हीन भावना है जिसको हम बार बार उनकी भाषा में देखते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों में देखते हैं। जब हम और आप बात करते हैं या किसी के बारे में कहते हैं तो हमारे चेहरे पे भयंकर रूप से कोई आक्रोश नहीं आता। और आक्रोश किस पर आना चाहिए? जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया। आप केवल बदला लेने की राजनीति करके, किसी को नीचे गिराने की राजनीति करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? मैं एक समय बहुत प्रभावित होती थी, जब मैं तो राजनीति में थी नहीं, मेरी 25 साल की भारतीय वायुसेना में सर्विस रही है और मैं संघ के स्कूल में पढ़ी हुई इंसान हूँ। लेकिन जब मैं सेना में गई और 25 साल वहां बिताए, तो संघ की जो कुछ बातें जो उन्होंने बहुत गलत सिखाई थी, उनका पर्दाफाश हुआ। और तब मैंने समझा कि वही नीचा दिखा के बात करता है जिसके अपने पास करने को कुछ नहीं होता। तो जो स्मृति ईरानी यहाँ पर बोल कर गई, ये वही महिला है, आप सब जानते हैं, जिनको आजकल लोग सिलेंडर देवी बुलाते हैं, क्योंकि उस समय ये कहीं चूड़ी भेजने की बात करती थी, कहीं त्राहिमाम मचा के और सिलेंडर लाद कर ले जाती थी। ये महिला आज कुछ नहीं बोलती। आज महिलाओं के साथ घोर अत्याचार होते हैं। वो 11 की 11 कैबिनेट मंत्री मुंह में दही जमा कर बैठी रहती है, बिल्कुल बात नहीं करती इस बारे में। और आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, जिनको पहले मंडी में याद आया था कि शेपू बड़ी बहुत उनको पसंद है, मीठा बहुत पसंद है,
आज बता गए ऊना का गन्ना बहुत पसंद है, कल चंबा जाएंगे तो वहां का रुमाल पसंद आ जाएगा। तो हमारी जो बातें हैं, हमारी लोक संस्कृति को वोट के लिए अनकैश नहीं करना, केवल वोट ही उसका एक केंद्र बिंदु ना हो। हम किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं करें कि उसका मार्केटिंग का प्रचार बहुत ज्यादा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आप जिन लोगों के बीच में हूं, केरल के बाद दूसरा नंबर आता है साक्षरता में। जो वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलवाया। ये आप लोगों के लिए गर्व का विषय है, ये आपने देखा है होते हुए। हर जगह सड़क पहुंची, स्पीति के किब्बर तक में, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे गांवों में से एक है जहां सड़क पहुंची है। ये आपके घर की बात बता रही हूं, इन सब पे आपको गर्व होगा। विद्युत जो थी 1988 तक, वहां तक सड़क भी पहुंची किब्बर तक, और बिजली पहुंची 1988 में पहुंची। तो कांग्रेस ने कर दिखाया है, कांग्रेस ने जुमले नहीं करे। लेकिन बीजेपी ने क्या करा, पिछले वाला आप उनका घोषणा पत्र निकाल लीजिए, आप देखिए क्या क्या उसमें हुआ है। जिनकी जमीन आ रही थी नेशनल हाईवे में, उनको बोला था हम फैक्टर 2 के हिसाब से मुआवजा देंगे, यानी कि 4 गुना मुआवजा देंगे। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कितने लोगों को मिला है। किसी की स्टोरी छापी है ना जिसको मिला है 4 गुना मुआवजा। ये कहा था कि हमीरपुर में जो लोग पीएससी वगैरह देने आते हैं, उनके लिए हम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे, विद्यार्थियों के लिए। अगर ईंट भी लग गई होगी तो आपको मुझसे ज्यादा मालूम होगा, आपका क्षेत्र है। और इसी तरह से गडकरी जी बोल के गए थे कि जी हम 69 केवल हिमाचल में हाईवे बनवाएंगे। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि 2014 में जो उनका डिपार्टमेंट 25,000 रुपए जिस पर लोन था, 25,000 करोड़ का, आज उस पर 3,50,000 करोड़ का लोन है। कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं दे पा रहे, कैसे बनाएंगे वो? तो इन जुमलों में मैं समझती हूँ कि हिमाचल के साक्षर लोग नहीं आए, वो जानते हैं कि जो मार्केटिंग कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। और इतनी सारी बातें करने के बाद मैं उस मुद्दे पर जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, जिसके बारे में कल मैंने बात की थी, उसको थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। आप सब जानते हैं कि युवा प्रताड़ित किए गए हैं इस अग्निवीर को लाकर। मुझसे एक पत्रकार ने कल एक सवाल पूछा था कि आप ऐसा कैसे कहती हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि अग्निवीर से कि सेना कमजोर होगी, तो प्रधानमंत्री देश का क्यों करेगा ऐसा? मेरा जवाब यह है कि जो गढ़ता है ना, जो तामीर करता है ना, वो नहीं तोड़ पाता। जिसका कभी कोई योगदान ही ना हो किसी चीज के निर्माण में, आपका घर अगर कोई आप तो नहीं तोड़ सकेंगे। जो दूसरा आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, वो जरूर आके तोड़ जाएगा, इसमें 2 मिनट लगते हैं। तो अग्निपथ एक ऐसी स्कीम थी जिसको लोगों से चर्चा किए बगैर, उसके स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए बगैर, जिस तरह से किसान कानून लाए थे उसी तरह से लागू कर दिया गया। आप तो जानते हैं कि सेना के ऊपर आप सभी को गर्व है, हमारे देश की सेना के ऊपर। सेना का एक एक काम जो होता है वो सोचा समझा होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हम इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अग्निपथ जब स्कीम आई तो उसमें पैबंद लगना शुरू हुए। पहले बोले जी 75% को हम निकाल देंगे, फिर बोले जी 50 को रख सकते हैं, 50 को निकाल सकते हैं, फिर बोले जी उनको हम ये डिग्री दे देंगे, फिर बोले हम वो कर देंगे। मतलब ऐसे पैबंद लगाने वाली मैं मान ही नहीं सकती। मैं अगर 25 साल में इस देश की सेना में मैंने धेले का भी काम किया है तो मैं ये जानती हूँ कि सेना ऐसे लचर स्कीम नहीं बना सकती। और इस स्कीम से सेना का केवल नुकसान है। सिर्फ मैं ये मानती हूँ कि कुछ साल के लिए, 4 सालों के लिए रोजगार मिलेगा, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि ये सैनिक नीति नहीं है, ये राजनैतिक निर्णय है। इसमें सेना का रोल नहीं है। सेना के लोग डरे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड रहा है, एडमिरल विष्णु भागवत को इन्होंने हटा दिया था पद पे रहते हुए। तो कोई भी चीफ ये नहीं चाहता, और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें धक्के मार के निकाला जाए या हमें अपमान के साथ निकाला जाए। इसी तरह से सेना के लोग भी जो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वो अपमानित होकर नहीं निकाला जाना चाहते, इसलिए उनको सरकार के साथ रहना पड़ेगा। और हमारी सेना ने कभी इतिहास में ये नहीं बताया है कि वो कभी किसी तरह का विद्रोह कर सकती है। तो आदतन सैनिक सरकार के साथ होता है। लेकिन इस स्कीम में 90% वेटरन अधिकारी और जो सर्विंग अधिकारी हैं वो सारे के सारे सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। वो हमारे जांबाज लोग जो इस देश के लिए खून बहाने से और अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस से नहीं डरते,
वो इस बात से डरते हैं कि हमारी पेंशन ना बंद हो जाए, क्योंकि सरकार ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जो भी सैनिक सरकार के बारे में कुछ कहेगा उसकी हम पेंशन रोक देंगे। किस लिए? आप सच बोलने से हमारी पेंशन रोक देंगे? ये कौन सा तरीका होता है? मतलब हम अपने देश की सेना को तबाह होते अपनी आंखों से देखते रहे और हम कुछ बोले भी ना। तो ये सारी बातें हैं जिनसे आपको आगाह करना था। ट्रिगर था उस समय से पानी अध्याय में कि ये प्रदेश है, यहाँ लोग योद्धा होते हैं, और ये चीज भारत के स्वतंत्र होने तक भी और अब तक भी हिमाचल प्रदेश ने हमेशा इसको से ज्यादा हमारी गाँव में। और आज उन सैनिकों के सपनों पर इतना बड़ा कुठाराघात, युवाओं पर इतना बड़ा कुठाराघात सरकार ने किया है। और ये केवल युवाओं की बात नहीं है, मेरा कंसर्न युवाओं के साथ है, लेकिन मेरा कंसर्न सेना के उस मजबूत फ्रेम के साथ है जिसको ये योजना पूरी तरह से होने वाली है। होती है। आपके कोई सवाल होंगे कहने के पहले मैं जय हिंद और जय हिमाचल की अपने सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे है कि अभी और जिला क्षेत्र में अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी तक किसी कैंडिडेट को आपने तैयार नहीं ना किसी का नाम बताया, इसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ पर 19 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी चुनावों के लिए जताई है कांग्रेस की तरफ से। तो जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको आपको पता ही है, कम से कम 15-20 दिनों से हमारी प्रक्रिया स्टेजेस में चली हुई है। पहले हमारी जो एप्लीकेशन थी, हमारे जो लोग नाम थे, यहाँ शिमला में स्टेट लेवल पर जो स्टेट की कमेटी उससे तय होने के बाद उसमें जो भी प्रोसेस हुआ, पैनल बने हर एक विधानसभा क्षेत्र से, उसको आगे भेजा गया। आगे फिर और उसके अगले लेवल की कमेटी ने उसको स्क्रूटनाइज किया, उन लिस्ट को लिस्ट किया, कोटा किया। तो आज ये स्थिति है कि इस वक्त तकरीबन जहाँ तक 68 में से 40 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनका नाम एक तरफ से तय हो चुका है। तो उस पर आखिरी मोहर लगनी है श्रीमती सोनिया गांधी की, जिनके सिग्नेचर से आपको टिकट मिला है। तो 40 की एक्सरसाइज तो पूरी हो गई है। कुछ और भी जो सिंगल नेम से पहले गए वो भी तकरीबन तय है। उसके बाद कुछ 21 ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके नाम अभी तक तय हुए हैं, उन पर एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें से भोरंज भी एक है, जिसमें से हमीरपुर भी एक है। क्योंकि जहाँ तो सिटिंग एमएलए, तो इन जनरल हमारी ये पॉलिसी इंडियन कांग्रेस कमेटी ने की कि सिटिंग एमएलए नहीं आएंगे इलेक्शन। जहाँ तक भोरंज का सवाल है, भोरंज आपको पता ही है 35 साल से यहाँ पर कांग्रेस का जो नुमाइंदा है वो नहीं जीत पाया। हमीरपुर में भी 20 वर्षों से कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं जीत पाया। इस वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज इन 2 सीटों पे ज़्यादा हमीरपुर का प्रश्न है उस पर हो रही है। उसमें जो सर्वे रिपोर्ट्स है उसको भी कंसिडर किया जा रहा है, जो और नेताओं के विचार हैं उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। जो जिला कांग्रेस कमेटी हालांकि हमसे मांगी नहीं गई थी रिपोर्ट, पर मैंने अपनी तरफ से हमीरपुर और भोरंज के बीच जो कमेंट्स के साथ जितने 19 कैंडिडेट थे, कमेंट्स के साथ मैंने अपनी तरफ से जो है उनको अब उनका क्या नजर ये एक्सरसाइज है, ये मेरे एक समय पूरी होगी, एक समय 68 विधानसभा क्षेत्रों से। और जब भोरंज का प्रश्न यहाँ का डिबेट आपके सामने है, जहाँ तक इसी से जुड़ता एक सवाल है कि यहाँ पर जो पुराने लीडर, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ भाजपा 35 साल से खड़ा है, तो क्या आप पुराने कैंडिडेटों पे सोच विचार करेंगे या नया कैंडिडेट देने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं तो देने वाले मैं नहीं हूँ, पर जो देने वाले हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं। उनको भी पता है कि 35 साल तक हम लोग इन्हीं लोगों के ऊपर स्टेक लगाते रहे।
तो हो सकता है उनकी सोच में कुछ बदलाव है, वो ये चाह रहे हैं उनकी चेहरा आना चाहिए। अब ये उनकी कैलकुलेशन है, सब पे रिपोर्ट्स है, वो उनके पास पहुंची है, तो हमारी जो ओपिनियन थी वो भी हमने पहुंचा है। अब वो जज वो है, उन्होंने फैसला करना है कि किस कैंडिडेट को और किस नीयत से। उनकी नीयत यही बड़ी क्लियर है कि 35 साल से जो यहाँ पर सूखा है वो ख़त्म करना है। तो अच्छे कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट लाने की कोशिश करेंगे। जार साहब, एक सवाल, जैसा कि लास्ट आपने बताया कि पिछले इतने साल से कांग्रेस को का सामना करना पड़ा, लगता है आपकी वजह से ऐसी कौन सी गलती थी कि आपका प्रबंध नहीं था, या आपकी मार्केटिंग सही नहीं थी, या कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें कार्यकारिणी थी, कहाँ पे मात खाई है कांग्रेस ने? जहाँ तक मैं सोचता हूँ पूरे हमीरपुर जिले की जो 5 नगर क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो कैडर है कांग्रेस पार्टी का वो इसी क्षेत्र में है। पिछली बार भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट था उसको 21,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। उसका मतलब है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है कांग्रेस का ज़्यादा प्रश्न में। पर ये आपने निरीक्षण किया कि क्या वजह रही है, क्यों, या थोड़ी सी हम इस चीज़ से करेंगे। उसमें लड़ाई थी, देखिए कांग्रेस को कोई नहीं हराता, बीजेपी नहीं हराता। कांग्रेस का जो अपना कैडर है उसको कांग्रेस में और जाएगा। अगर ये आ गया तो मैं 5 जन टिकट मिलना है, तो एक टिकट की वो आगे इस तरह से इस तरह से विचार आपस में कैंडिडेट में पैदा हुए और लड़ाई एक काटने की कोशिश हुई। एक दूसरे के खिलाफ सबसे बड़ा करना आपकी लड़ाई थी। बीजेपी अपने इस पे काम नहीं आ गया है, हमारी कमजोरी जांच पे वो मंथन कर रही है कांग्रेस, तो आपकी क्योंकि इस पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी, और जैसा कि समाज जानता है। लेकिन जो गलतियां हो चुकी हैं उस पे क्या लगता है कि नए कैंडिडेट को अप्रोच करना चाहिए कांग्रेस को? जहाँ तक प्रश्न है हाईकमांड भी समझती है जो गलतियाँ हो चुकी है उसका सुधार होना चाहिए और करेगी। मैं ये कहना चाहूँगी, जार साहब ने जो बोला वो तो अपनी जगह पे जी, है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एक चीज़ समझें कि कांग्रेस का जो इनर प्रॉब्लम है वो कांग्रेस का आंतरिक मामला भले है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ गुड गवर्नेंस दिया है हमेशा। हमको ये देखना है कि हमें ये नहीं देखना है कि वो पार्टी क्या अपने अंदर क्या कर रही है, आपके साथ क्या कर रही है, आपके साथ उसने क्या कर दिखाया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें जयराम ठाकुर एक क्वांटिटी 1, मतलब जिसको हम कहते हैं एक आदमी है, वो कल को ऐसे हटा के यहाँ रख दिए जाएंगे और वहाँ से कोई और आके वहाँ रख दिया जाएगा। जैसा कि आप पोस्टर्स में देख रहे होंगे कि जयराम ठाकुर के ऊपर अगर भरोसा होता बीजेपी, पोस्टर में उनका चेहरा हो, लेकिन कल से मोदी जी दिख रहे हैं। तो एक शीर्ष नेतृत्व का के नाम पर आप कब तक वोट देंगे? और वो भी उसकी भी मार्केटिंग 60,000 करोड़ जिस व्यक्ति ने खुद ही पे खर्च किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन पर आप हिमाचल को कैसे, इस तरह से तो हिमाचल को भी उसी धीमे जहर से यहाँ की जनता के ऊपर भी वही धीमा जहर आएगा कि आप अपना लोक संस्कृति अपनी चीजों को खो बैठेंगे। कांग्रेस ने यहाँ गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, आपसे छुपा नहीं है। और पिछले 5 सालों में ऐड ऑन हुआ है, एक सजा सजाया बना बनाया प्रदेश मिला है जिनको, वो थोड़ा बहुत ऐड ऑन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? वो सिर्फ ऐड ऑन कर रहे हैं, नया निर्माण नहीं है उनका। तो आप बार बार कांग्रेस अंदर क्या कर रही है उस पे मत जाइए, आपको क्या मिलने वाला है उसी पार्टी से जिसने आपको गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल दिए हैं, वो हमें ज्यादा ध्यान रखना है। मौजूदा हालात भोरंज विधानसभा के अंदर जिस तरह से कैंडिडेटों की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है मैडम? कि आपसे सवाल, जी, क्या आपको क्या लगता है कि उससे कांग्रेस के लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा या आपकी पैठ बनेगी? जिस तरह से हर विधानसभा के अंदर 4 से 5, 5 से 6 कैंडिडेट, और हमें लगता है कि इस बार का जो खेल है वो शायद स्टार्ट हुआ है, आगे का जो दौर रहेगा वो तो बनेगा, लेकिन उसकी आपका क्या आपको की प्रक्रिया है कि इससे कोई शिप के लिए मिल सकेगा? वोटर रीडिंग बढ़ती है? मेरा 25 साल का अनुभव
राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन जैसे एक व्यक्ति है और जैसे मैं एक समझ वाली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ये बहुत अच्छी बात है कि 15 लोग 16 लोग जो खुद को समझते हैं कि उन्होंने काम किया है और वो अपना कैंडिडेट अपना सीवी बना के अपने जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनके सामने रख रहे हैं और एक सर, तो ये अपने आप में प्रक्रिया है। और इसमें जो उभर के आया, कई बार ऐसा भी होता है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, इसको आप ना करें, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ के 3 साल 3 बार जो आएगा कैंडिडेट उसको हम टिकट नहीं देते और इस मुद्दे लेकिन उन्होंने दिया और आज 3 बार हारे हुए थे, आज भी विधायक विधायक तो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह ये स्कीम लागू हो चुकी है। तो कहते हैं ना हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो बात है। पर हम ऐसा नहीं करते कि आज जैसे रैली में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी की सरकार आने से पहले हिमाचल प्रदेश का विकास ही नहीं हुआ था। तो जो वाईएस परमार जी थे और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी, जैसा मैंने बताया कि 1988 तक इस प्रदेश में हर गांव में, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे गांव किब्बर तक में बिजली आ चुकी थी और आज भी वो दुनिया के उन सबसे ऊंचे गांवों में से है जहाँ सड़कें पहुँची हैं। और वीरभद्र सिंह जी के नाम तो ये रिकॉर्ड भी है कि इस प्रदेश के हर गांव में उन्होंने स्कूल खोले, तो एक स्कूल खोलने का, शिक्षा का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। तो मुझे ये कहना है कि जो लोग ये कह सकते हैं कि 2014 में आज़ादी आई थी, उनके लिए कहना, ये जुमले निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस जगह को हम अनुराग ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं और वो कह कर गए थे कि हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन बिछ जाएगी। कहाँ तक पहुँचा है वो प्रोजेक्ट? ये सवाल है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस ने सब करके दिखाया है। पर आप तो सजे हुए बने हुए इस प्रदेश में एक दो जो आपको चीज़ें लगानी थी, जो स्टार लगाने थे, वो तक नहीं लगा पाए। जब कोई कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है, हीन भावना से ग्रसित होता है, तो वो सामने वाले को ऊटपटांग बोलता है। कांग्रेस की राजनीति किसी को भी नीचा दिखा के करने की नहीं रही है। कांग्रेस ने जो भी किया है वो सबके सामने है। स्मृति ईरानी जी को अपने दूरदर्शनीय जब वो टेलीविजन पे थी, उन दिनों की याद बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से चेहरे बना के, अभिव्यक्तियाँ दे के ऐसी बातें कहती है जिनकी जड़ें नहीं होती। तो जड़ के ऊपर वो एक तरह की अमर बेल हैं और ऐसी अमर बेल हमारे प्रदेश को, हमारे देश को खा रही है।